आज हमने सबसे पहले जो बात किया जन जागरण एवं सामाजिक सुधार। सामाजिक सुधार, समाज के अंदर जो सुधार हुए, जिन जिन लोगों ने समाज में सुधार किया और जनता में जागृति का जो कार्य है वो किया, उनमें विनोबा भावे का सबसे पहले नाम आता है। सबसे पहले नाम आता है विनोबा भावे का, जिन्होंने 18/4/1951 में तेलंगाना के अंदर तिरुचिरापल्ली में अपने भूमि के एक छोटे से टुकड़े को दान करके भूदान आंदोलन है उसकी शुरुआत की थी। तो याद रखना, भूदान, भूमि का दान, इसको शुरू करने वाले थे विनोबा भावे। और सबसे बड़ी बात इसमें यही है कि राजस्थान में अगर हम देखें तो सबसे पहले भूदान आंदोलन की शुरुआत राजस्थान में नागौर जिले से शुरू होती है। भूदान आंदोलन की शुरुआत राजस्थान का नागौर जिला है, वहां से इसकी शुरुआत होती है। और एक राज्य सरकार ने ग्राम दान, राज्य सरकार ने एक योजना चलाई, ग्राम दान योजना, ग्राम दान योजना। और ये योजना है 1971 की, योजना है 1971 की। राजस्थान की बात कर रहे हैं हम, तो राजस्थान के अंदर नागौर राज्य में सबसे पहले भूदान आंदोलन की शुरुआत है वो की जाती है। इसी प्रकार से भूमि से संबंधित जो पहला राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आया था, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, याद रखना, राजस्थान काश्तकारी जो अधिनियम आया वह आया 1955 में। कब बना? 1955 को। और इसे लागू किया गया, लागू कब हुआ? 1956 में। तो याद रखना, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 और ये लागू होता है 1956 में। इसके बाद हमारा आज का अगला जो पॉइंट बनेगा उसमें बनेगा अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, ऊंच नीच का जो होता है अस्पृश्यता। अस्पृश्यता अनुच्छेद 17 के तहत, कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 17 के तहत इसको वर्जित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव है वो नहीं करेगा और जातिगत भेदभाव को इसके अंदर नकारा गया है। तो ये अधिनियम आपको याद रखना है, अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता को अपराध घोषित किया गया है। इसके बाद हम देखेंगे कि भारत सरकार ने नागरिक संरक्षण अधिनियम बनाया था, याद रख लेना, भारत सरकार द्वारा नागरिक संरक्षण अधिनियम 1955। भारत सरकार ने नागरिक संरक्षण अधिनियम बनाया था 1955 में और राजस्थान सरकार ने इसे राजस्थान सरकार द्वारा 1989 में लागू किया गया। याद रखना है, भारत सरकार द्वारा नागरिक संरक्षण अधिनियम जो 1955 में बना, कब बना? 1955 में बना। राजस्थान सरकार द्वारा इसको 1989 में लागू किया गया था। तो ये अधिकार संरक्षण से संबंधित हमारे कुछ नियम थे। इसमें विशेष बात आती है कि नेहरू का एक कोटेशन है कि अगर आप किसी राष्ट्र की महिलाओं की स्थिति को देख करके उस राष्ट्र की हालात का पता लगा सकते हैं। अगर महिलाओं की स्थिति कैसी है इसको देख करके आप उस राष्ट्र की
उन्नति का पता लगा सकते हैं। इसी क्रम में उसने जो शिक्षा पर जोर दिया था, महिला शिक्षा पर, और आपको याद रखना है कि राजस्थान में जो महिला शिक्षा थी, महिला शिक्षा हमने पढ़ा था 2011 के अंदर जो 52.11% थी। 2011 में 52.11% थी। वही 1951 के अंदर 1951 देश की आजादी के बाद है वो केवल 2.51% थी। 2.51%, केवल 2.5% महिलाएं 1951 में साक्षर थी। अब आती है बात महिलाओं के विकास की, तो इसमें राज्य महिला आयोग बनाया गया था। राज्य महिला आयोग, राजस्थान राज्य महिला आयोग 15 मई 1999 में 15 मई 1999 में बनाया गया था। 15 मई 1999 में राज्य महिला आयोग की स्थापना है वो की गई थी। और इसमें आगे चल करके राज्य सहायता समूह बनाए गए थे महिलाओं के लिए। महिला सहायता समूह बनाए गए थे जिसमें 10 से 20 महिलाएं, एक समूह के अंदर कितनी महिलाएं होती हैं? 10 से 20 महिलाएं होती हैं। और कुछ दिनों बाद घरेलू हिंसा अधिनियम बना था। महिलाओं पर घरेलू हिंसा जो होती है, हिंसा अधिनियम बना था। आपको याद रखना है वो बना था 2005 में। 2005 में महिलाओं की सुरक्षा हेतु महिला घरेलू महिला हिंसा अधिनियम 2005। इसके अलावा राजस्थान में जो योजना चलाई गई, कुछ योजनाएं राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना सबला के नाम से जानी गई। योजना का नाम क्या था? सबला। किशोरियों के लिए चलाई गई थी सशक्तिकरण योजना है ये। और इसमें सबला योजना में क्या होता है? 11 से 18 वर्ष की जो बालिकाएं हैं उनके सुरक्षा से संबंध, उनको विद्यालय में जोड़ने से संबंध जितने भी कार्य हैं वो किए जाते हैं। बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ाने के लिए महिला उत्थान हेतु इस प्रकार की कार्य है वो राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार के द्वारा किए गए। इसके बाद एक शुरुआत होती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। योजना का नाम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। और ये योजना भी लड़कियों की जो संख्या कम हो रही है उसके ऊपर था ये। 2015 में ये योजना है वो शुरू होती है। सबसे पहले इसको हरियाणा में, जहाँ लिंगानुपात भारत में सबसे कम दर्ज किया गया था, हरियाणा से ये योजना शुरू हुई थी। राजस्थान में इस योजना की शुरुआत है वो झुंझुनू जिले से की गई थी। तो इस प्रकार से ये योजना चली, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। घटते लिंगानुपात के संदर्भ में ये योजना चलाई गई थी। कुछ और योजनाएं हैं जिसमें हिंदू उत्तराधिकार और दत्तक पुत्र योजना। दत्तक पुत्र योजना, यह योजना भी राजस्थान में और पूरे भारत में चलाई गई। इस योजना का उद्देश्य था हिंदू जो उत्तराधिकार की समस्या थी उसको, और दत्तक पुत्र की जो समस्या थी उसको हल करना। और योजना की शुरुआत है वो 1956 में की गई। योजना कब शुरू की गई? 1956 में शुरू की गई। और समय के साथ इसमें संशोधन होता है। तो संशोधन होना इसमें हुआ 2005 में।
तो इस प्रकार से हिंदू उत्तराधिकार और दत्तक पुत्र योजना जो 1956 में चली और 2005 में इसमें संशोधन हुआ था। इसके बाद महिलाओं से संबंधित एक और योजना थी, जिसमें सबसे बड़ी योजना थी ये दहेज निषेध योजना का नाम था दहेज निषेध योजना। यानी न तो कोई दहेज लेगा और न ही कोई दहेज देगा। इस योजना की शुरुआत है वो 1961 में की गई थी। योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर एक योजना को आप लिखेंगे अच्छे से। दहेज निषेध योजना 1961 में शुरू की गई। एक और योजना है बाल विवाह, इसी से मिलती योजना बाल विवाह योजना। एक ही बात है, बाल विवाह निषेध योजना। तो ये बाल विवाह निषेध योजना है वो 1925 में आजादी से पहले ही ये योजना बनाई गई थी, लेकिन आजादी के बाद 1986 व 2006 में इसमें संशोधन किए गए। याद रखना है, बाल विवाह योजना जो 1925 में निषेध योजना थी, चली 1986 और 2006 में देश की आजादी के बाद भी इसमें सुधार किए गए। बात करेंगे हमें इसी में जो हमारा एक और पॉइंट है वो है मतदान। मतदान यानी अपने वोट का जो अधिकार है उस पे है ये। तो हम जो वोट डालते हैं, आजकल वोट डालते हैं तो वो ईवीएम मशीन से डालते हैं। क्या नाम? ईवीएम। ये ईवीएम एक मशीन होती है जिसके द्वारा हम वोट डालते हैं। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि एक ईवीएम में कितने कैंडिडेट के नाम आते हैं, कितने उम्मीदवारों के नाम आ सकते हैं। तो आपको याद रखना है 16 उम्मीदवार हो सकते हैं। एक एटीएम मशीन के अंदर 16 नाम हैं वो उम्मीदवारों के लिखे जा सकते हैं। और इसमें अंतिम में क्या होता है बताओ? इसमें अंतिम में नोटा होता है। जो व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को वोट नहीं करता है वह व्यक्ति नोटा का प्रयोग कर सकता है। अब इसी ईवीएम मशीन में एक और उपकरण जोड़ दिया गया जिसका नाम है वीवीपीएटी। नाम है वीवीपीएटी। आपको मैं वीवीपीएटी की फुल फॉर्म बताता हूँ। आपको याद रखना है, पूरी जो इसकी डिटेल है वो है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट। क्या नाम? वी का वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। तो ये वीवीपैट जो 7 सेकंड के लिए रहती है। कितने समय तक रहती है? 7 सेकंड के लिए है वो रहती है। 7 सेकंड तक हम अपने वोट को देख सकते हैं कि हमने जिस व्यक्ति को वोट दिया, क्या वोट हमारा उस व्यक्ति को गया या नहीं गया। तो ये 7 सेकंड तक का समय रहता है। इसी में हमारे एक और जो योजना आती है वो आती है, सबसे इंपॉर्टेंट योजना कर लेना, सूचना अधिकार। सूचना का अधिकार यानी हम किसी भी प्रकार की सूचना है वो ले सकते हैं। जिस भी प्रकार की जानकारी हमें लेनी है सरकार से, सरकारी योजनाओं की, वो हम ले सकते हैं। तो इसका नाम है सूचना अधिकार अधिनियम। याद रखना, ये राजसमंद जिले की भीम तहसील राजस्थान में शुरू हुआ है। तो जिला याद रख लेना, राजसमंद जिला की तहसील कौन सी है? भीम। तहसील का नाम याद रखना, राजसमंद जिले की भीम तहसील है। याद रखोगे ना, राजसमंद जिले की भीम तहसील से
ये योजना है वो या ये अधिकार है वो मांग उठी थी। उठाने वाले मजदूर थे जिन्होंने ये सूचना चाहिए थी सरकार से अपनी मजदूरी के बारे में। तो ये चला था सन 2000 में। रिपोर्ट कब चली बने कब? सन 2000 में। इसका लिख लेना, सन 2000 में ये सूचना अधिकार अधिनियम है। उस पे राजस्थान के अंदर सबसे पहले राजसमंद जिले के एक गांव के मजदूर थे। गांव का नाम भी लिखो तो लिख देना देव गांव। कौन से गांव से शुरू हुई? भीम तहसील का देव गांव है, वहां से सूचना अधिकार अधिनियम की शुरुआत होती है। तो सूचना अधिकार की सबसे पहले मांग करने वाले राजसमंद जिले के लोग थे और फिर भारत सरकार ने इसको अधिनियम बना दिया। कब बना दिया? भारत सरकार ने सूचना अधिकार को 2005 में अधिकार बना दिया। भारत सरकार सूचना अधिकार अधिनियम बन गया 2005। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार ये सारी योजनाएं हैं वो एक के बाद एक योजनाएं आती गई। भारत सरकार ने इसको लागू किया। कभी किसी राज्य ने पहले शुरू किया, कभी किसी राज्य ने पहले शुरू किया। अब एक और महत्वपूर्ण योजना जिसका हम चर्चा करना चाहेंगे वो योजना है आपकी शिक्षा से संबंधित योजना। आपको पता है सभी को शिक्षा का अधिकार है, तो आप याद रख लेना शिक्षा अधिकार अधिनियम। प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार है जिसकी उम्र 7 साल से 14 वर्ष तक है, उसको अनिवार्य शिक्षा सरकार देगी। और ये अधिनियम भारत सरकार ने बनाया 2009 में। तो शिक्षा अधिकार अधिनियम की शुरुआत भारत सरकार ने कब से की? 2009 से की। और राजस्थान सरकार ने इसको लिख लो, राजस्थान सरकार ने ये अधिनियम बनाया 2010 में और अप्रैल 2011 से लागू कर दिया। ये याद रखना आपको। भारत सरकार ने सूचना अधिकार अधिनियम 2009 बनाया, राजस्थान सरकार ने इस अधिनियम को 2010 में बनाया, यानी 1 साल बाद बनाया और अप्रैल 2011 से इसको लागू कर दिया। इसके अंदर किसी भी निजी शिक्षण संस्थान में 25% सीटें हैं वो रखी गई हैं। निःशुल्क सीटों पे जिनका सरकार वहन करती है, पैसा सरकार देती है, 25% सीटें किस अधिनियम के तहत आती हैं? ये सूचना इसमें शिक्षा अधिकार अधिनियम में। तो आपको ये याद रखना है। अब अगला जो हमारा पॉइंट है वो है बाल अधिकार अधिनियम। ये भी याद रख लेना, बाल अधिकार। जब बच्चों को शिक्षा का अधिकार दे दिया तो कुछ बालकों के और अधिकार भी हैं। बाल अधिकार जो 20 नवंबर 1989 में संयुक्त राष्ट्र में 20/11/1989 को UNA में संयुक्त राष्ट्र संघ में ये मांग उठी थी। सबसे पहले किसकी मांग उठी थी कि बालकों के अधिकार से संरक्षण की जरूरत है, बालकों को संरक्षण की जरूरत है। और भारत ने इसमें साइन किए थे 1999 में। भारत हस्ताक्षर कब करता है? भारत ने हस्ताक्षर किए इस पे 1999 में, यानी इसमें 10 साल बीत गए। उसके बाद भारत सरकार है वो इसमें साइन करती है। और एक चाइल्ड हेल्पलाइन है, आप याद रख लेना, चाइल्ड हेल्पलाइन बच्चों की मदद के लिए एक हेल्पलाइन है जिसका नंबर है 1018।
98। कितना है? 1098 नंबर पे आप, ये टोल फ्री नंबर है जिस पे आप कोई भी सूचना है वो दे सकते हैं। और इसी प्रकार राजस्थान संपर्क पोर्टल शुरू किया गया, राजस्थान संपर्क पोर्टल। याद रख लेना, कोई भी शिकायत हम करते हैं तो 181, ये भी टोल फ्री नंबर है 181, इस पे हम किसी भी प्रकार की शिकायत है वो कर सकते हैं। ये भी एक टोल फ्री नंबर है शिकायतों से संबंधित। आपकी जानकारी के लिए विशेष बता दूं आपको कि जो हमारे ये जो योजनाएं थी भूदान से संबंधित थी, अब साइबर आजकल सबसे बड़ा अपराध क्या हो गया? साइबर का मतलब ये मोबाइल फोन से और से, तो इनमें आप साइबर सुरक्षा से संबंधित दो बातें बताऊंगा आपको। साइबर सुरक्षा यानी इंटरनेट से हम सुरक्षा कैसे लें और कौन कौन से ऐसे जो डेटा है लीक होने वाले, वो कौन कौन से ऐसे वायरस हैं। तो एक नाम लिखना, रैनसमवेयर। क्या लिखेंगे? रैनसमवेयर। ये एक वायरस होता है। क्या होता है? एक वायरस होता है जो हमारे इंटरनेट की सुरक्षा उस पर हमला करता है, इंटरनेट की सुरक्षा पे हमला करता है। और इसी के तहत एक दूसरा आता है मालवेयर। दूसरे का नाम क्या है? मालवेयर। ये मालवेयर है वो भी ऐसा ही एक वायरस होता है। ये भी फाइल को करप्ट कर देता है। क्या करता है ये? फाइल को करप्ट करता है। इसमें याद रख लेना, वोरम और ट्रोजन इसके वायरस हैं। क्या वोरम या ट्रोजन बोल सकते हो। और इसी प्रकार से आजकल जो एक नया चलन चला है उसमें फिशिंग, नाम सुनते हो ना आप सभी? फिशिंग, इसमें भी कोई फर्जी मेल भेजी जाती है। क्या बताया मैंने आपको? फिशिंग क्या होता है? फिशिंग इसमें फर्जी मेल भेजी जाती है। फर्जी मेल भेज करके आपको है वो भ्रमित किया जाता है और उस मेल पर आपको कुछ करवा लिया जाता है और आपको नुकसान कर दिया जाता है। और एक आती है स्पूफिंग। क्या नाम है? स्पूफिंग। हाँ, ये क्या हुआ स्पूफिंग? ये स्पूफिंग है वो मैं बताता हूँ आपको क्या होती है। इसके अंदर कोई भी आदमी आपका जानकार बनता है और आपको जानकार बन करके और आपका नुकसान है वो करता है। तो इस प्रकार से हमारा आज का जो चैप्टर है उसके अंदर हमने पढ़ा कि किस प्रकार से